जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों, आज आपका 12वां क्लास चलेगा और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2023, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नगर कोझिकोड कहलाता था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कालीकट। साथियों, नगर कोझिकोड जो है ये कालीकोट को ही कहा जाता है, नगर कोझिकोड। देखिए, कोझिकोड जो है पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था और ये नगर कोझिकोड जो है ये केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, तो आप सभी जानते हैं वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इस राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास से लिया गया है, तो याद रखिएगा आनंद मठ से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है आनंद मठ से। गोदान की बात करें तो याद रखिएगा गोदान क्या है, तो ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद पूछा जाता है। गोरा की बात करें, ये भी उपन्यास है और इसके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं विजय घाट जो समाधि स्थल है किस व्यक्ति का है, तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री का। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है नाम क्या है, शक्ति स्थल है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल का नाम है वो क्या है, चैत्रा भूमि, ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, वीर भूमि है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे, तो यहाँ पर बताना है पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है वर्ष 1929 में। और साथियों, वर्ष 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन। और आपको याद होगा इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है लक्ष्मीबाई, ध्यान रखेंगे। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम पूछा जाता है, क्या था, तो मणिकर्णिका। यहाँ पे लिख देते हैं मणिकर्णिका किसका मूल नाम था, तो रानी लक्ष्मीबाई का। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है और 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। किसके कारण, तो फरवरी 1922 में एक घटना घटती है, चौरी चौरा की घटना। इसी के कारण फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो साथियों एक मानचित्र में जो समान दाब वाली रेखाएं होती है उसको आइसोबार कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आइसो हाइट क्या है, तो समान वर्षा वाला जो स्थान होता है जो रेखा दर्शाती है उसको कहा जाता है आइसो हाइट, ध्यान रखेंगे। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है, चलिए बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से।
और एक क्लास आपको डेली अटेंड करना है शाम 7:30 बजे की क्लास। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। शाम 7:30 बजे की क्लास में डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं रेड क्लिफ है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है? तो साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यह ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और सतपुड़ा की पहाड़ी की बात करें ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये जो सतपुड़ा की पर्वत है यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है जो कि धूपगढ़ है। धूपगढ़ी ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये लगभग में बताना है 8,850 मीटर है। कई कई ऑप्शन में आपको 8,848.86 मीटर भी मिल सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर जो होगा 8,850 मीटर। तलचर कोयले की खानें कहाँ पर है? तो देखिए तलचर जो है ये किसी राज्य का क्षेत्र है जहाँ कोयले का उत्पादन होता है। और तलचर कोयले की खान जो है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उड़ीसा, याद रखिएगा। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो 12 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन केपलर 16b, याद रखिएगा। जनजाति संथाल किस राज्य में नहीं रहती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जनजाति संथाल जो है किस राज्य में नहीं रहती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, असम में नहीं रहती है। देखिए जनजाति संथाल जो है उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन असम में नहीं होती है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भारत में विशालतम समुद्र तट जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तमिलनाडु में है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तमिलनाडु, याद रखिएगा। और भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। आगे देखिए झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा अपना बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन यानी सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम है। और ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक क्या है? तो इसका सही जवाब है NH2। कौन सा है? NH2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर। और अगर जूट का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन पूछे तो उत्तर प्रदेश में। रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है? तो साथियों रबी फसल की कटाई का मौसम जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, मार्च होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। देखिए रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल तक काट लिया जाता है। और रबी की फसल में जैसे कि गेहूं हो गया, सरसों, जौ, चना, मटर,
आलू, ये सभी क्या है, रबी की फसल है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र का नाम है टिस्को, और टिस्को की स्थापना होती है 1907 में। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? और देखिए आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, याद रखिएगा नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र। कर्नाटक में कौन सा है पूछा जाता है? तो कैगा, कैगा परमाणु संयंत्र पूछे नाभिकीय शक्ति केंद्र, तो ये कर्नाटक में है। और पूछा जाता है कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। काकरापार पूछे तो गुजरात में है। कलपक्कम पूछे तमिलनाडु में। रावत भाटा पूछा जाता है जो कि राजस्थान में है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो देखिए कोयला 4 प्रकार का है, और चारों प्रकार के नाम जैसे एंथ्रासाइट हो गया, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, और इन चारों में से सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में, याद रखिएगा। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा लगभग 94 से लेकर 98% तक होती है, ध्यान रखेंगे। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे तो पीट कोयला होता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? तो प्यारे साथियों, नदियों द्वारा मिट्टी का जो जमाव होता है ये कहलाता है एलुवियल। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चीन की संसद कहलाती है? देखिए आपके एग्जाम में 1 अक्टूबर को भी पूछा गया था संसद से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चीन की संसद जो है ये क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ये चीन की संसद का नाम है। एक पूछा जाता है डाइट, जो कि डी ऑप्शन में है। डाइट किस देश की संसद का नाम है? जापान, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है राष्ट्रीय पंचायत, जो कि नेपाल देश की संसद का नाम है। सोरा किस देश की संसद का नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइए। जवाहरलाल नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1964। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान की बात करें तो भारत में टोटल 8 संघ शासित प्रदेश है, 7 नहीं है 8 है, और टोटल 28 राज्य है। तो यहाँ पे सही कर लेंगे। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा। और कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो किस व्यक्ति ने किया है? तो रामविलास पासवान ने, ध्यान रखेंगे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है 1961 में सर्वप्रथम व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष में गया था। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। ओमेगा 3 क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन वसीय अम्ल। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है डी ऑप्शन क्यूरी, याद रखिएगा। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है। तो 33 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। पोटेशियम धातु का जो यौगिक होता है कुछ शीशों तथा साबुन
दोनों के घटकों से है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका 6 और परमाणु भार पूछा जाए तो 12 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया है 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा। प्रोटियम होता है जिसको H11 से डिनोट किया जाता है। दूसरा समस्थानिक ड्यूट्रियम होता है जिसको H12 से डिनोट किया जाता है। और तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम होता है जिसको H13 से डिनोट किया जाता है। और साथियों, हाइड्रोजन की खोज पूछे किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक क्या है, अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड हो गया। क्रायोलाइट ये क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। आयरन यानी लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, तो याद कर लीजिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है, तो लोहा का अयस्क है। कॉपर का अयस्क क्या है, तो कॉपर का हो जाएगा आपका कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, ये सभी कॉपर यानी तांबा के अयस्क है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा है। तो साथियों, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में अधिक अनुपात में उपस्थित जो तत्व होता है वो तांबा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में कॉपर यानी तांबा जो होता है 90% होता है और इसमें एल्युमिनियम 10% होता है। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यूरिया। और यूरिया का सूत्र पूछा जाता है तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं NH2CO NH2 ये क्या है, तो यूरिया का सूत्र है। और साथियों, यूरिया में लगभग 46% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मशरूम क्या है। तो साथियों, मशरूम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी इनमें से कौन एक प्रकंद का एक उदाहरण है। तो 44 का यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन अदरक। अदरक क्या है, तो एक प्रकार का प्रकंद। प्रकंद का मतलब होता है तना, तना का उदाहरण है, याद रखिएगा। आलू की बात करें तो आलू जो है ये कंद का उदाहरण है। प्याज और लहसुन की बात करें तो ये किसका उदाहरण है, तो ये बल्ब का उदाहरण है, बल्ब का उदाहरण है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है। तो सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु अगर पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हाथी नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि हाथी आंसर होगा, लेकिन सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु जो है ये आपका हो जाएगा नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 46 का ऑप्शन डी, जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन
अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? और देखिए ग्रंथि से संबंधित आपको ध्यान रखना है, मानव में 3 प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती है, बाह्य ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। ध्यान रखना है, बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो 48 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त का स्रावन कौन करता है? यकृत, याद रखिएगा। और पित्त जो है कहाँ पर एकत्र होता है? तो पित्ताशय में। निम्न का कारण विषाणु है। तो साथियों किस रोग का कारण जो विषाणु है? तो याद रखिएगा रेबीज। रेबीज जो है ये किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों गति का अध्ययन जो है ये कहलाता है काइनेमेटिक्स, याद रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो साथियों क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो दिया था ये दिया था मैक्स प्लांक ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो साथियों उस यंत्र का नाम क्या है? तो पायरोमीटर, जो सबसे अधिक ताप को मापता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लक्स किसकी इकाई है? तो सिंपल क्वेश्चन है, लक्स जो है प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है। ध्यान रखेंगे किसकी इकाई है? प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है, ध्यान रखेंगे। ताप का मात्रक पूछा जाता है, क्या होता है? केल्विन होता है। द्रव्यमान का मात्रक पूछे तो किलोग्राम होता है। और बल का मात्रक पूछे तो बल का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं, न्यूटन होता है। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, यानी कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है आपको बताना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 HP में 746 वाट होता है, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है? तो साथियों एक वायुयान की जो ध्वनि होती है ये 100 डेसिबल के संगत होती है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो बहुत ही सिंपल है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻9 मीटर होता है। और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में है 10⁻⁻7 मीटर, तो 10⁻9 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में हो जाता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻2, तो यानी कि 10⁻⁻9 और गुना 10⁻2 करें तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सेंटीमीटर में दिया गया है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 10 कितना होगा? -9 मीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बिहार। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना करवाया था कुमारगुप्त ने, और इसे नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो ये क्या है? क्रिस्टी ने। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है? तो ये क्या है? वुड हाउस ने। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो 65 का सही जवाब है पहला ऑप्शन पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो चमेली का फूल है, जबकि सिंह नहीं है। बाकी बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड इन सभी का है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो साथियों 21 मार्च जो है ये इक्विनॉक्स कहलाता है। 21 मार्च को क्या होता है तो आप सभी जानते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो कौन मारे गए थे विमान दुर्घटना में? तो इसका सही जवाब है संजय गांधी। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया जा चुका है? तो लता मंगेशकर को। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो साथियों कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है चैत्र और अंतिम मास पूछे तो होता है फाल्गुन। याद रखेंगे क्या होता है? फाल्गुन। 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है? क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो 5 सितंबर आप सभी जानते हैं किनका जन्म दिवस था? तो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो साथियों भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो सही जवाब है आलम आरा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर 78 का सही जवाब है श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो साथियों ये जो संबंधित है नाइट कंपनी से। किससे? नाइक कंपनी से संबंधित है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई किसके लिए आता है? तो ईएमआई में ई जो आता है किसके लिए आता है? इक्वेटेड के लिए। इक्वेटेड का मतलब यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है इक्वेटेड के लिए आता है। तो यहाँ पर सही जवाब है इक्वेटेड। और ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और भारत में हरित क्रांति के पिता स्वामीनाथन। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा नाम क्या है? तो याद रखिएगा सील। क्या नाम है? सील। किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? सही जवाब है लियोनार्दो दा विंसी ने। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो ये 2004 में गठित हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं टोटल 1 से लेकर 90 तक प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों सेशन अगर पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।